साइन कॉस सेक कॉसेक का पीरियड 2 पाई होता है, ग्राफ से हमने एक्सप्लेन किया था। टेन कॉट का पीरियड पाई होता है, सबका मॉड लगा लोगे पीरियड पाई हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगाते नीचे ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, फिर अगर साइन पावर है आपके पास साइन कॉस की, तो इन सबकी पावर साइन कॉस सेक कॉसेक की अगर ऑड पावर है तो 2 पाई रहेगा, और इवन पावर है तो आधा हो जाएगा, मतलब पाई हो जाएगा। 10 की इवन या ऑड पावर हो हमेशा पाई होता है। फिर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि फंक्शन कुछ भी हो, अगर अंदर वेरिएबल x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फंक्शन का अंदर का वेरिएबल x की पावर 1 है, वेरिएबल में x की पावर 1 है, मतलब लीनियर है, तो बाहर कोई भी फंक्शन हो तो ये फंक्शन पीरियोडिक होगा। पहली बात, लीनियर के अलावा कोई और फंक्शन आएगा तो गड़बड़ है। जैसे कोई बोले कि जब साइन x पीरियोडिक है, बिल्कुल है। साइन 3x प्लस 4 पीरियोडिक है, बिल्कुल है। एक बच्चा बोले नहीं सर साइन एक्स क्यूब प्लस 4 पीरियोडिक है, नहीं भैया कुछ नहीं कह सकते, नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है, ये नॉन पीरियोडिक है। तो x की पावर अगर 1 है, लीनियर है, और बाहर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड होगा साइन का फंडामेंटल पीरियड ले लो 2 पाई, और जितना x के साथ मल्टीप्लाई है उतने मॉड से डिवाइड करो, 2 पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर एक बच्चा बोले नहीं सर अगर मान लो ऐसा हो जाए साइन 4 माइनस 3x हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका भी पीरियड आपके पास हो जाएगा, तो इसका भी पीरियड ध्यान रखिएगा। इसका पीरियड क्या हो गया, साइन का फंडामेंटल पीरियड कितना है 2 पाई, और x के साथ कौन मल्टीप्लाई है -3, उसके मॉड से डिवाइड करना। इसका पीरियड भी है 2 पाई बाई 3। अच्छा, एक वजह सर अगर मान लो ऐसा हो जाए साइन x/3 प्लस 4 हो जाए, तब फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन का फंडामेंटल पीरियड कितना है 2 पाई, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, ये मैंने पूछा है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है 1/3 मल्टीप्लाई है, तो 1/3 के मॉड से डिवाइड कर हो जाएगा 6 पाई। सिंपल सी बात। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर अंदर लीनियर है और बाहर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, तभी ये पीरियोडिक है। जैसे और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होगा, ये तो तुम सभी जानते हो, इसका पीरियड 1 होता है। फिर सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड क्या होगा, या 5x का पीरियड क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, अंदर वाला x एल्जेब्रिक लीनियर है, x की पावर 1 है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक है। अब बाहर वाले का फंडामेंटल पीरियड कौन है 1, फ्रैक्शनल पार्ट का x के साथ कितना मल्टीप्लाई है 5, तो 1/5, सॉरी तो 5 के मॉड से डिवाइड करो, तो इसका फंडामेंटल पीरियड 1/5 है। मतलब इसका ग्राफ अब 1/5 गैप के बाद रिपीट करेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ 0 से 1 के बीच में रिपीट होता, अब ये 1/5 के बाद रिपीट करेगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 1, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ कांस्टेंट ऐड हो जाए 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ में, अगर मान लो ऐसा हो जाए f(x) इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x - 7, कुछ अंतर नहीं पड़ता, कांस्टेंट ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो भी फ्रैक्स का फंडामेंटल पीरियड जो है 1/5 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ध्यान रखना अंदर का x जो है वो एल्जेब्रिक लीनियर ही होना चाहिए। क्यूबिक स्क्वायर कुछ भी हो जाए तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसका अगला पॉइंट भी मैंने साथ साथ खत्म कर दिया, डिवीजन में एक ही बात है। फ्रैक्शनल पार्ट भी खत्म कर दिया मैंने, कांस्टेंट फंक्शन में आ जाइए। अगर मैं y = c का ग्राफ बनाता हूं तो ध्यान से देखिए y = c का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ये y = c लाइन। अब क्लियर दिख रहा है कि हर गैप के बाद अपने आप को, तो ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब फंक्शन तो पीरियोडिक है। लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा ये आप नहीं कह सकते, पीरियड क्या होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो हर 1 के बाद भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, 1/2 के बाद भी रिपीट कर रहा है, 1/3 के बाद भी रिपीट कर रहा है, 1/100 के बाद भी रिपीट कर रहा है।
और 100 के बाद भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, 50 के बाद भी रिपीट कर रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, लेकिन इसका कोई भी वेल डिफाइंड पीरियड नहीं होता। वी कांट डिफाइन इट्स पीरियड, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ हर इंस्टेंट के बाद, ऐसा कह रहे हैं, हर इंस्टेंट के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट कर देता है। पीरियोडिक जरूर है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड हम डिसाइड नहीं कर पाए, नहीं निकाल पाएंगे। एफएक्स पीरियोडिक है तो 1/fx भी पीरियोडिक है। देखिए एफएक्स कौन था, अभी बताया, साइन एक्स। क्या पीरियड था भाई, 2π। 1/sin x क्या हो गया बताइए, cosec x। क्या पीरियड था भाई, 2π। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एफएक्स का पीरियड है 1/fx का ही पीरियड है, प्रोवाइडेड आपके पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। जहां जहां नॉट डिफाइंड है वहां छोड़ दीजिए। अब आ जाइए, एफएक्स पीरियोडिक है विद पीरियड t, तो रूट ऑफ एफएक्स भी पीरियोडिक है। मान लीजिए sin x है, एफएक्स है sin x। क्या पीरियड है बच्चे इसका, इसका पीरियड तो है 2π। चलिए अब दूसरा फंक्शन बना दिया √sin x। तो सर ये तो प्रॉब्लम हो गई। बोले क्यों, क्योंकि रूट के अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए थी, अगर साइन नेगेटिव हो जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाएगी तो छोड़ देंगे ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव है, पाई से 2π के बाद में नेगेटिव है, 2π के 3π में फिर पॉजिटिव है, 3π से 4π में फिर नेगेटिव है। तो रूट साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो साइन एक्स का ग्राफ बना, ब्लू वाला ग्राफ। आप जानते हो जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, रूट लेने वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है। वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू को अगर मैं रूट लूंगा, जैसे 1/2 1/4 का रूट लेता हूं, समझो मैं √1/4 निकालता हूं, तो क्या होगा बताओ, √1/4 निकालता हूं, 1/2 आया। तो 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, अरे बड़ा कौन है बोलो। 1/4 हो गया 0.25, 1/2 हो गया 0.5। तो 0.25 और 0.5 में कौन बड़ा है, ऑब्वियस है 0.5 बड़ा है या नहीं है। तो रूट 0 से 1 के बीच में अगर वैल्यू है और उसका आप रूट लेते हो तो क्या हो जाता है, और स्क्वायर कर दो तब क्या होता है, स्क्वायर कर दो तब क्या होता है, मान लो स्क्वायर करोगे तब क्या होगा, 1/4 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/16 आएगा। तो वैल्यू ये क्या हो गई, ये बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, बगल में लिख दो ये इंक्रीज हो गई, तो ये वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसलिए स्क्वायर वाला ग्राफ इधर नीचे यूं यूं करके यूं यूं भागा था, अगर याद हो तो रूट वाला ग्राफ बच्चे ऊपर भागेगा, ठीक है, 1 पे तो जाएगा 1, ये और ऊपर की तरफ जाएगा। ये सब बातें मैंने पहले भी करा चुका हूँ। ऐसा पाई तक जाएगा, तो थोड़ा सा इससे और ऊपर जाएगा, इससे और ऊपर जाएगा, 1 पे तो 1 बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा अच्छा, पाई से 2π के बीच में क्या होगा, पाई से 2π के बीच में साइन नेगेटिव है तो रूट तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो यहाँ गैप आ जाएगा, यहाँ ग्राफ ही नहीं है, यहाँ पे काट दिया मैंने, ग्राफ नहीं है, ग्राफ नहीं है, इन गैप में ग्राफ है ही नहीं। अब बताओ ग्राफ कितने गैप के बाद रिपीट हुआ, जैसा ग्राफ 0 से चालू हुआ वैसा ही फिर कहाँ चालू हुआ, पाई पे हुआ क्या, जैसा यू हुआ ऐसा, वैसा फिर देखो 2π पे हुआ, तो फिर इसका फंडामेंटल पीरियड जो हो गया 2π हो गया। तो इसीलिए हमने लिखा है कि fx अगर पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड अगर t है तो रूट fx भी पीरियोडिक होगा और उसका भी सेम पीरियड होगा। ध्यान रखना सेम पीरियड वर्ड यूज किया है, 1/fx में भी सेम पीरियड वर्ड यूज किया होगा मैंने, वहां भी सेम पीरियड होता है, सेम पीरियड, ठीक है। चलिए अब आइए इस मेन कहानी, इसको पढ़ लीजिए तो फटाफट आप लोग रीड मार लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब अगर 2 नंबर का एलसीएम होगा तो कैसा होगा, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
मल्टीपल ऑफ व्हाट नंबर्स, है ना। कोई आपसे बोले कि साहब 2 का और 6 का एलसीएम बताओ, तो बोले कोई बात नहीं, काम करो 2 के मल्टीपल लिखना चालू करो। फैक्टर नहीं बच्चे, मल्टीपल। 2 का मल्टीपल लिखो, 2 4 6 8 10 लिखते जाओ। 6 का मल्टीपल लिखो, 6 12 लिखते जाओ। इन दोनों में कौन सा लीस्ट है और कॉमन है? तो लीस्ट और कॉमन तो तुमको दिख गया सबको, ये 6 वाला कॉमन है लीस्ट, तो 2 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। ये क्लियर होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि अगर 6 एलसीएम है, अगर एलसीएम 6 है, किसका है? 2 का, तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर मिलेगा, 6 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर मिलेगा। बस इतनी डेफिनेशन अगर आपको मालूम है तो आप एलसीएम की कहानी बड़े आराम से समझ जाओगे। अब मुझे आप सिंपल से बता दीजिए कि बच्चे एक सिंपल क्वेश्चन का आप जवाब दे दो। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया, एक और सिंपल क्वेश्चन का जवाब दे दो और काम खत्म। तो ये स्पेस थोड़ी सी कम बच जाती है, बड़ा गुस्सा आता है, फिर भागना पड़ता मेरे को। एक और क्वेश्चन का मुझको जवाब दे दो कि भाई बताओ एलसीएम ऑफ पाई और 2 पाई क्या होगा? टू पाई। देखिए पाई रैशनल है या इंटीग्रल की बात, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, हमने वर्ड नंबर यूज किया है, तो वो पाई का मल्टीपल लिखना है, लिख दो भाई पाई का मल्टीपल, पाई 2 पाई 3 पाई, तो 2 पाई का मल्टीपल लिख दो, 2 पाई 4 पाई, ये हो गया 2 पाई। चलो बहुत अच्छी बात। एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई स्क्वायर, अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला, तो पाई का मल्टीपल लिखते हैं। पाई स्क्वायर का मल्टीपल लिखते हैं। बताओ भैया कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? बोलो, कुछ कॉमन मिल रहा है किसी को? इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा क्या? इसका मतलब एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एलसीएम ऑफ 1 एंड पाई, भाई एलसीएम की बात हो रही है यार, एलसीएम सिंपल छोटी सी बात। लिखो 1 का मल्टीपल पाई का मल्टीपल, ढूंढो कॉमन, समझ गए? डज नॉट एग्जिस्ट। अब थोड़ी समझ में आ रही है, दिमाग की घंटी बज रही है। एलसीएम ऑफ 2 एंड √2, it does not exist. अच्छा, एलसीएम ऑफ √3 एंड √27, बोलो बोलो, क्यों? इसका एलसीएम भी डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत ध्यान से करना बेटा,
√3 का इंटीग्रल मल्टीपल √3 into 1 2√3 3√3 4√3 और यहाँ पे आ जाओ √27 2√27 3√27 और ये देखो ये कॉमन है। ठीक, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं सबका मल्टीपल देख लूं, बिल्कुल सही, बेसिक डेफिनेशन तो ये कहती है कि मल्टीपल देख लीजिए भाई और खुश रहिए। लेकिन फिर हम बोलते हैं यार मल्टीपल देख लें, इतना करें इतना करें, कुछ और बता दो सर ऐसा जिससे काम इजी हो जाए। कोई काम इजी होने का सिंपल मतलब है कि अगर जिन नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो इनको डिवाइड करो, जिन नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो उनको डिवाइड करो। डिवाइड करने पे अगर रैशनल नंबर आ गया तो एलसीएम मिलेगा, एलसीएम करेक्ट एग्जिस्ट। डिवाइड करो, पाई स्क्वायर और पाई को डिवाइड करो, पाई मिल गया जो कि इरेशनल नंबर है, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? डिवाइड करो, √27 और √3 को डिवाइड करो, 3√3 by √3 कट गया, 3 मिला, रैशनल हो गया, एलसीएम मिलेगा। समझ गए? कहानी समझ में आ गई सिंपल सी। चलिए एक बात समझ में आ गई, एलसीएम कैसे देखना है बेसिक डेफिनेशन से, और हमें एलसीएम निकालने की अगर जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है तो बस देख लें भैया एग्जिस्ट करता कि नहीं करता, रेशियो निकाल लें। अगर रेशियो नंबर का है ना रैशनल आ गया तो एलसीएम मिलेगा, निकालेंगे भाई, और अगर रेशियो इरेशनल हो गया तो एलसीएम मिलेगा ही नहीं, तो काय को निकालेंगे, काय को मल्टीपल लिखने जाएंगे। ठीक है ना, पहले चेक कर लेंगे फिर निकाल लें। अच्छा, अब एलसीएम निकालते कैसे हो तो तुमको सबको मालूम है, मालूम चल ही चुका कि एलसीएम निकालते कैसे। चलो बताओ, एलसीएम निकालना है मुझे, रुक जाओ भाई, एलसीएम ऑफ 3/5 और 7/8 7 बाय, ठीक है चलो लिख दो कुछ भी। हाँ कैसे निकालो कुछ सोचो, 10th क्लास में है ना ये सब एलसीएम ये वाला, ये तो 10th क्लास में है, मुझे ध्यान आ रहा है ना। हाँ पढ़ा होगा पढ़ा होगा। बोलो 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 बोलो, ये जो एरो घूमता है ना उस पर बहुत दिमाग रहना चाहिए तुम लोग। कैसे निकालोगे, कोई बच्चा किसी को याद आ रहा है? एलसीएम ऑफ 3 and 7 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 5 and 8, और 3 and 7 का एलसीएम हो गया 21 और एचसीएफ 5 and 8 का हो गया 1, तो इसका एलसीएम हो गया 21। ठीक, कोई दिक्कत? अब मैंने आपसे बोला बताओ एलसीएम निकालना है मुझको ऑफ 3/5 है ना, और सपोज कर लो कि 39/25, क्या होगा बताओ? ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, खत्म कहानी। क्या हो गया एलसीएम ऊपर का बोलो? 39, एचसीएफ हो गया 5। चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड बच्चों, तुम सब तो बड़े स्मार्ट बच्चे हो गए है ना। ओके, तो अब इतना समझ में आ गया, तो अब मुझे इतना बता दो कि इसमें करना कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल कहानी है, तो मेन बात ही समझ में आ गई, अब बस कुछ नहीं करना, अब ये पूरी कहानी को पढ़ लेना। मैं एक बार फटाफट समझाता हूं आपको और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखो, अगर एक एच एक्स फंक्शन है, एच एक्स फंक्शन ए इंटू एफ एक्स, ए कोई कांस्टेंट है, ए इंटू एफ एक्स प्लस माइनस इंटू भी आएगा बच्चे बीच में, डिवीजन बी इंटू जी एक्स, मतलब दो फंक्शन का एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन, प्लस में माइनस में इंटू में डिवीजन में आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को अगर आप एच एक्स नाम देते हो
तो एच एक्स का पीरियड क्या होगा ये हम पूछ रहे हैं। तो हम कहेंगे काम करो पहले एफ एक्स का पीरियड निकाल लो। तो बोले सर एफ एक्स का पीरियड तो एम बाय एन आ गया। ऑब्वियस है एम और एन को प्राइम होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए ना। जी एक्स का भी पीरियड हो गया, मान लो आर बाय एस हो गया, वो भी को प्राइम होना चाहिए। अब जो एच एक्स का पीरियड होगा फंक्शन के दो फंक्शन के प्लस का माइनस का इनटू का डिवीजन का, कैसा भी कॉम्बिनेशन होता है अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन, उसका जो पीरियड होगा वो आपके पास इन दोनों पीरियड का एलसीएम होगा। इन दोनों पीरियड का जो m बाय एन और r बाय एस है उसका एलसीएम है। और तुमको मैंने अभी बता दिया कि भाई फ्रैक्शन का कैसे एलसीएम निकालते हैं, तो लिख दिया एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। कैलकुलेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत बार क्या होता है, ये जो एलसीएम मिलता है ये आपका जरूरी नहीं है कि फाइनल आंसर होगा। आंसर इसका आधा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। समझ गए? सो टी शैल बी द पीरियड ऑफ एफ प्लस जी प्रोवाइडेड देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर के लेसर देन टी, या टी डैश लिख देता है लेसर देन टी, फॉर विच एफ ऑफ टी डैश प्लस के, टी डैश लिख देना है तुम भी यहाँ पे, के कोई मतलब नहीं फालतू। टी डैश मतलब एक और पीरियड बता रहा हूं, टी डैश प्लस एक्स इज जी एक्स एंड टी डैश प्लस एक्स इज एफ एक्स। मतलब एफ में उस टी डैश को जोड़ूं तो ये दे दे, या ये जोड़ूं तो मतलब सीधा सीधा वापस इसमें जोड़ने पे एफ एक्स मिल जाए और कुछ नहीं। एल्स टी डैश विल बी पीरियड। द सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर अदर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एंड जी, प्लस माइनस इनटू डिवीजन सब में एक ही कहानी। समझ गए? तो ये निकाल लो। उसके बाद जैसे मान लो पाई आया तो उसको आप पाई बाय 2 जोड़ के देखो, भाई पाई बाय 2 के साथ में अभी रुक जाओ, अभी नहीं आएगा समझ में, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करा दूं फिर समझ में आएगा। ये तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, एलसीएम ऑफ पी और क्यू कब मिलेगा, जब पी अपॉन क्यू रैशनल होगा, इरेशनल होगा तो एलसीएम नहीं मिलेगा, फंक्शन नॉन पीरियोडिक मिलेगा। ठीक है ना? ओके चलिए, इसमें इतनी सारी गैप क्यों छोड़ दिया, क्वेश्चन के लिए गैप छोड़ा। लो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वो क्वेश्चन से आएगा समझ में आप, है ना नितिन? जैसे चलो एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बताओ भाई पीरियड क्या होगा। तो वैसे साइन का पीरियड निकाल लो, हाँ निकाल लो। साइन का फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, इसका टी क्या हो गया, ये तो हो गया साहब आपका 2 पाई अपॉन 1। कॉस का निकाल लो, उसका पीरियड क्या हो गया, t1 t2 कह दो, वो भी हो गया 2 पाई अपॉन 1। अब दोनों का एलसीएम ले लो, काम खत्म। तो एलसीएम आपने ले लीजिए, तो इसका जो पीरियड होगा वो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 2 पाई विच इज 2 पाई। लेकिन 2 पाई ही पीरियड होगा इसकी गारंटी नहीं है, 2 पाई ही पीरियड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चे। हाँ सोच लेना, इससे कम वाला भी पीरियड हो सकता है, इससे कम वाला भी पीरियड हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, तो कोई मेरे पास ऐसा रूल भी नहीं है कि बोल दूं कि ये रूल फिट कर लो तो पूरा काम हो जाए, है ना? मतलब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अब इसका आधा ऐड करके देखो, बेटा ध्यान रखना, सबसे मेन चीज है आप ऐड करके देख लो वापस फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पीरियड में सिंपल ये कहानी है। तो ये तो थर्ड क्वार्टर में पहुंच गया, तो हो गया माइनस साइन एक्स और ये हो गया माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एफ एक्स आ गया, एफ एक्स तो आया ही नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब पाई पीरियड नहीं है, अब यही पीरियड है। वो कैसे नहीं निकलेगा सर,
वो तो हिट एंड ट्रायल है, यही तो समस्या है इस जगह। उससे छोटा बोलते हैं, वो छोटा क्या ज्यादातर आधा होता है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, उसका कोई रीजन है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, मान लो एफ एक्स है तुम्हारे पास मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। चलो अब सॉल्व करते हैं। अरे भाई उसका आधा लिया ना, इसका हाफ लिया ये। ठीक है भैया, हाफ लेके देखेंगे, उससे भी छोटा लेके देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया। चलिए इसका फंडामेंटल पीरियड बोलिए। साइन मॉड साइन का पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, तो फाइनल पीरियड पाई। लेकिन गलत, अभी गलत, अभी हम कंफर्म नहीं है, गलत मत करो, अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्मेटरी टेस्ट लगाइए। समझ में आ गई, ये केमिस्ट्री होगी तुम्हारी अब, फ्यूजन कंफ्यूजन। आंसर पाई ही होगा सानी भाई, ऐड करके देख लो, इसका आधा ऐड करके देख लो। चैलेंज मत किया करो, ये पीरियड है। कर लो बच्चे ऐड। ये क्या बन गया, ये तो मॉड कॉस बन गया, मॉड साइन बन गया। मॉड तो नेगेटिव बचा जाएगा, मिल गया एफ एक्स, पीरियड गया, फाइनल पीरियड क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। है ना। अच्छा अब मैं इसको जो थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, फिर देखो मजा आएगा। थोड़ा सा मॉडिफाई कर, 6 पाई कहां पहुंच गया भाई। भैया जो पीरियड है उससे छोटा होगा, कांस्टेंट पीरियड को इफेक्ट नहीं करता। इसका पीरियड कितना, पाई, इसका पीरियड कितना, पाई, तो उसका एलसीएम कितना हो गया बोलो, एलसीएम हो गया पाई। अब पाई इसका मैक्सिमम पीरियड है, अब इसे छोटा देखना है, इसे बड़ा नहीं देखना है, इससे कम। पाई बाय 2 ऐड करो, जो पाई बाय 2 ऐड करूंगा साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, लेकिन वापस एफ एक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स में साइन के साथ 2 था, अब कॉस के साथ 2 हो जाएगा, तो इसका पीरियड पाई रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा मल्टीप्लीकेशन की कहानी समझो। जैसे मैंने एफ एक्स लिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बताओ भैया क्या हुआ पीरियड। इसका पीरियड निकालो, तुम लोग क्वेश्चन दे रहे हो, निकालो बैठ के पीरियड, इसमें क्वेश्चन दिए होंगे ना मैंने बहुत सारे। एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ, मेरा काम खत्म। अब इसको निकालना तुमको, इसको समझो। इफ जी इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, मतलब एफ ऑफ जी एक्स का हम पीरियड निकाल रहे हैं, एफ ऑफ जी एक्स के पीरियड की हम बात कर रहे हैं। अब मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुन लेना, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो ही ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा, बाहर वाला पीरियोडिक हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल अंडर रूट साइन एक्स, अभी थोड़ी देर पहले देखा, बाहर वाला रूट साइन एक्स पीरियोडिक नहीं है, साइन एक्स पीरियोडिक है, फंक्शन पीरियोडिक था, अभी एग्जाम्पल आया थोड़ी देर पहले। तो अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, बाहर वाला ना हो तो ही पीरियड है, और बाहर वाला हो और अंदर वाला भी पीरियोडिक हो तो भी पीरियड है, पीरियोडिक है, कॉस साइन एक्स पीरियोडिक है। लेकिन अगर साइन रूट एक्स आ जाए तो साइन रूट एक्स नॉन पीरियोडिक है, साइन रूट एक्स नॉन पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है। अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होना कंपलसरी है,
अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होना कंपलसरी है। अगर अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। चलिए, इसमें भी वो कहानी है, समस्या है, हो सकता है उससे कम भी हो। सो if G is periodic with period T, then f of G will always be a periodic. Period of f of G may or may not be period of G. f of G का जो पीरियड होगा, हो सकता है G के पीरियड के बराबर हो भी या ना भी हो। ना भी मतलब छोटा हो सकता है, हाफ हो सकता है। If f is 1 1, f मतलब बाहर वाला फंक्शन 1 1, then period of f of G is T. अब कौन बैठ के देगा कि f 1 1 है या नहीं? देख लो तो अच्छी बात है भाई। अगर f 1 1 है तो f of G का पीरियड T है। If f is many one, then period of f of G is T or less than T. स्टेटमेंट छोड़िए, देखो अगर f 1 1 है तो पीरियड ऑफ f of G T है, और many one है तो T होगा या उससे छोटा होगा। अब समस्या ये है कि इतना जांचे कौन, उससे बढ़िया हम सीधे बोलते हैं, एक काम कर भाई, उसका आधा ऐड करके देख लेना ना यार। ठीक है, क्लियर? कुछ बुक्स में इवन ऑड का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जो कि हर जगह ट्रू नहीं होता। f is periodic function, G is strictly monotonic other than linear, ये ऑलरेडी बता दिया है। अंदर वाला फंक्शन लीनियर होगा और बाहर वाला पीरियोडिक होगा तो पीरियड होगा। अंदर वाला लीनियर के अलावा कुछ और होगा और बाहर वाला पीरियोडिक है तो पीरियड नहीं होगा। ठीक है, जैसे cos x³ पीरियोडिक नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x + 5 पीरियोडिक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x² + 5 ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक है, क्योंकि अंदर का फंक्शन लीनियर नहीं है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक चाहिए। आप तो लीनियर लो। ठीक है, क्लियर? नाउ एक और बात समझ लो, अगर f पीरियोडिक है तो उसका डिफरेंशियल भी पीरियोडिक होता है विद सेम पीरियड। साइन का डिफरेंशियल कॉस पीरियड सेम है। tan x का डिफरेंशियल देखो क्या होता है, sec² x, tan का पीरियड पाई, sec² x इवन पावर हो गया, पीरियड फिर पाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें एक बड़ा मजेदार एग्जांपल देखो, एकदम दिमाग में आया, cos of cos x। तो अंदर को देख के तो लग रहा है इसका पीरियड 2 पाई होना चाहिए। चेक करो, मैं उतनी कहानी पे नहीं आता, अब तो चेक कर लो भैया, पाई ऐड करके देख लो यार, x में पाई ऐड कर लो, क्या होता देखते हैं। cos क्या करता है, cos पाई प्लस x हो गया। cos पाई प्लस x कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos ने एक माइनस छोड़ दिया तो माइनस cos x हो गया। अब cos माइनस थीटा cos थीटा होता, वापस cos x मिल गया तो भैया fx हो गया। इसका मतलब पीरियड कौन हो गया, करेक्ट? तो पीरियड इज हियर पाई, नॉट 2 पाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो तो आंसर निकालते जाओ, हमारी क्लास भी चलेगी, चिंता मत करो, दोनों चीज चलेगी। देखो cos sin x फंक्शन ऑफ फंक्शन है, अंदर का फंक्शन पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना होगा, अंदर वाले का पीरियड हो सकता है उसका कम आधा भी हो सकता है। सेकंड वाले का भी पीरियड कितना हो गया, 2 पाई, तो पीरियड लग रहा है कि 2 पाई है। निकालो जल्दी, बताओ इसका पीरियड कितना होगा सेकंड वाले क्वेश्चन का। मैंने क्या बोला था, पीरियड उसका आधा, उसका भी आधा कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, कोई वो नहीं है, ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है कितना कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, कम हो सकता है भाई। 2 पाई का आधा कौन होगा, पाई होगा, और पाई ऐड करने में फंक्शन चेंज तो होता नहीं है ना। तो cos पाई प्लस x वापस माइनस cos x देगा, माइनस को cos बचा लेगा, वापस मिल गया। वो sin पाई प्लस x यही माइनस देगा और cos फिर इसको बचा जाएगा, तो पाई हो गया। चलिए, तो आपने इसको आधा किया तो पाई हो गया। अब मैं कहता हूं और आधा, पाई बाय 2 ऐड करके देख क्या आया फाइनल आंसर।
इसका भी आधा हो गया बच्चे इस क्वेश्चन में, तो इसका फाइनल आंसर है π/2। तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन या सम प्लस माइनस इनटू डिवीजन दिखता है। तो ऐसे केस में तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन में सबसे कम वाले को ऐड करके देख लो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के बीच में फंसता है तो भैया कॉन्सेप्ट पूरा आपको दिमाग में लगाना है, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाना है। ठीक है, क्लियर? एलसीएम नहीं निकल रहा तो लिख दो नॉन पीरियोडिक है, खत्म बात। एक 2 पाई हो गया और एक 1 हो गया, रेशियो इरेशनल नंबर हो गया, एलसीएम नहीं मिलेगा, नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, इसका आंसर बोलो। हाँ भाई आंसर बोलो। जब भी पावर इवन आ जाए और मॉड आ जाए बीच में प्लस आ जाए, ज्यादातर का आंसर π/2 है। लेकिन ध्यान देना खुफिया क्वेश्चन, खुफिया क्वेश्चन बहुत है भैया, केमिस्ट्री जैसा इसका हाल है। वैसा इवन मॉड वॉड आ गया, बीच में माइनस आ गया, अब इसका आंसर π/2 नहीं, इसका आंसर पाई आएगा। क्योंकि π/2 पे ये कॉस में चेंज, कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, लेकिन बीच का माइनस साइन प्रॉब्लम कर देगा। बहुत सारे मिले खुफिया क्वेश्चन। भाई मैं आता हूँ, पहले इनको कर लो, फिर खुफिया तंत्र पे आएंगे। इसका बताओ क्या होगा। देखो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे ना, उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इसको फ्रैक्शनल पार्ट में लाओ। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा? बोलो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस सभी ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है। ध्यान से सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन अच्छा है। मैंने हिंट दे दिया, करना क्या आप। उसके बाद जो बनेगा इसका लो ना एलसीएम। ये बन जाएगा क्या? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगला बन जाएगा 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। अगला हो जाएगा 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। लास्ट हो जाएगा nx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx माइनस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू x। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो x है, ये जो 2x है, 3x है, nx है, इन सब का सम करोगे यही मिलेगा। तो ये केवल बचा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसका माइनस से क्या अंतर पड़ने वाला? फंक्शन तो वही है, कांस्टेंट है माइनस, तो 1। 2x का फंडामेंटल पीरियड 1/2, 3x का ये बचेगा, 3x का फंडामेंटल पीरियड 1/3, nx का 1/n। अब इतने सारे नंबर का मुझे एलसीएम लेना है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। 1 not n अपॉन HCF ऑफ 1 2 3 अप टू n। तो न्यूमरेटर का एलसीएम हो गया 1 और HCF हो गया 1, तो फाइनल रिजल्ट इज 1। तो क्या हुआ भाई? दिस हैज पीरियड 4 पाई, इसका पीरियड 4 पाई दे रखा है। इसका मतलब इसका पीरियड निकाल लो। साइन nx का पीरियड क्या होगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय n। डिनोमिनेटर का पीरियड निकालो। ठीक है, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/n। n पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ये तो मॉड लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई n अपॉन 1। अब एलसीएम निकालो आप, t हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 पाई बाय n एंड 2 पाई n बाय 1। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हो गया?
ऊपर का एलसीएम तो हो गया 2 पाई n और नीचे का एलसीएम एचसीएफ हो गया 1। ठीक है, अरे भाई यही होगा ना, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई, तो n इक्वल टू 2। अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेयरिंग करनी पड़ेगी, इसको एक साथ लो, इसको एक साथ लो, ऐसे करके सबका निकालो। नहीं देखना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कलाकारी, हाँ हो जाएगा ना, क्योंकि साइन का पीरियड देखो, साइन का पीरियड होगा 2 पाई, तो 10 का पीरियड है पाई, लेकिन 1/2 होने का कारण भी हो जाएगा 2 पाई, तो दो की पेयरिंग लेके चलोगे तो आपका काम बनेगा। तो पेयरिंग करके करना पड़ेगा तो बनेगा रेट। इसका पीरियड कितना हो जाएगा देख लो, 2 पाई इंटू 2 स्क्वायर, इसका पीरियड हो जाएगा पाई इंटू 2 क्यूब, फिर ये इनका पीरियड बनाओ, इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई हो गया, फिर इसका पीरियड बनाओ, फिर उसका एलसीएम बनाओ। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान से देखना, अगर अपने पास डिनोमिनेटर नहीं है और इंटीग्रल मल्टीपल ही मिलेगा इसका, ये हो जाएगा 2 क्यूब पाई। ऐसी एंड में जाके आपको देखो, एंड में आपको मिल जाएगा 2 की पावर n पाई। अब निकालो इन सब का एलसीएम, तो इसको इंटीग्रल मल्टीपल में लिखूंगा तो 2 की पावर n तो मिल जाएगा, इसमें भी लिखूंगा तो भी मिल जाएगा, इसमें लिखूंगा तो ये मिलेगा, उसके आय का भी मिलेगा, तो एलसीएम आपका यही हो जाएगा। A and B are two fixed positive integers such that f of a plus x equal to b plus bracket में bq minus 1 minus 3 b square fx plus 3 fx का whole square minus fx का whole cube की power 1/3 for some real x fx is periodic function with period। हाँ भैया, क्या हुआ इस क्वेश्चन में, कुछ दिमाग खर्च हुआ? खर्चा भाई, मैंने क्या बोला तुम लोगों को, इसको टी मान लो, दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है एफ का होल क्यूब है, यहाँ होल स्क्वायर हो 3 भी आ गया, कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ भी 3 आ गया, और बी की पावर बढ़ गई, एफ की पावर 1 है, बन तो गया होल क्यूब का फॉर्मूला। क्या बन रहा देखे तो, ढूंढना पड़ेगा भाई मेरे, ढूंढना पड़ेगा। एफ ऑफ ए प्लस एक्स क्या बन रहा, ढूंढो। बी प्लस क्या बन रहा भाई, यहां से ये 1 को छोड़ दो, b प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस b माइनस एफ एक्स का होल क्यूब की पावर 1/3, ऐसा बन रहा है, देखो ध्यान से, b प्लस, क्वेश्चन सही है ना यार, कुछ खिचड़ी क्वेश्चन लग रहा है, b प्लस 1 माइनस, तो अपने को करना क्या है, अपने को करना ये है, ये सब कांस्टेंट के ऊपर दिमाग मत लगाओ, अपने को ये करना है कि इधर जो फंक्शन दिख रहा है, इधर जो ये एफ एक्स वाला टर्म दिख रहा है, ऐसा टर्म इधर आ जाए, और जैसे ही ये a प्लस एक्स यहां आएगा, सुनो ध्यान से, जैसे ही a प्लस एक्स यहां आएगा तो इसको पूरे इससे जैसे ही रिप्लेस करूंगा b से भी कट जाएगा, और फिर क्यूब रूट से क्यूब भी कट जाएगा, काम बन जाएगा। तो समझ में आया मैंने क्या सोचा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस एफ एक्स होल क्यूब की पावर 1/3। अब मैंने कहा लेट, क्या सपोज कर ले भाई, जी एक्स इक्वल टू बी माइनस एक्स, अगर जी एक्स बी माइनस एफ एक्स होगा तो जी ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एक्स, वेरिएबल एक्स की एक्स ए प्लस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो ये जो b प्लस माइनस एफ ऑफ ए प्लस एक्स होगा वो जी एक्स होगा, तो ये माइनस ऑफ जी ऑफ ए प्लस एक्स,
1 प्लस इसको लिख दिया मैंने gx, तो gx का होल क्यूब की पावर 1/3। अब फिर वही कॉन्सेप्ट तो वही है, यहाँ g ऑफ a प्लस एक्स मिला और यहाँ gx मिला, तो यहाँ भी a प्लस एक्स चाहिए, तो रिप्लेस x बाई a प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी यहाँ मिलते है, उसको रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ g ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस g ऑफ a प्लस एक्स होल क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, अब g ऑफ a प्लस एक्स की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दो, तो g ऑफ a प्लस एक्स की वैल्यू है 1 प्लस g ऑफ a प्लस एक्स की वैल्यू है माइनस ऑफ 1 प्लस gx का होल क्यूब एक मिनट, 1 प्लस gx और g ऑफ a प्लस एक्स, तो इसको रख रहा हूं ना, तो माइनस ऑफ 1 प्लस gx का होल क्यूब की पावर 1/3 इस ब्रैकेट की पावर 1/3 की होल पावर 3 की पावर 1/3। अरे भगवान, खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। देख बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से। तो gx का, इसको रिप्लेस करो, तो gx का होल क्यूब की पावर 1/3, ये वाला ब्रैकेट जो ग्रीन ब्रैकेट है इसकी पावर 1/3। ये वैल्यू किसकी रिप्लेस हुई? ये रिप्लेस हुई आपने कहाँ रिप्लेस करी? इस g ऑफ a प्लस एक्स की वैल्यू रिप्लेस करी है, और इसकी पावर 3, तो किसकी पावर 3? कर्ली ब्रैकेट की पावर 3। एक कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया बच्चे, 3 और इसकी पावर 1/3। ये कहानी है, और ये तो है आपका माइनस। ठीक, चलिए अब माइनस का होल क्यूब करूंगा तो एक माइनस देगा ये। ध्यान से देखते हैं ना कर क्या रहा हूं। छोटा करने की कोशिश की तो भी कोई खास फायदा नहीं मिला। ये माइनस है ना, इस ब्रैकेट का होल क्यूब करूंगा ना अब मैं, तो माइनस का होल क्यूब क्या देगा? माइनस, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब आ जाओ, अब इसका भी होल क्यूब करूंगा तो क्यूब से रूट कैंसिल, देखो ध्यान से, अब बचेगा 1 माइनस जी एक्स, तो 1 माइनस जी ऑफ एक्स का होल क्यूब की पावर 1/3। ये 1 से 1 कट गया, अब माइनस जी एक्स का होल क्यूब की पावर 1/3 हो गया माइनस जी एक्स। तो तुमको क्या रिजल्ट बन गया? तो तुम्हारा रिजल्ट सिंपल सा बन गया कि माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स, माइनस उड़ा दो, तो जी ऑफ एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और एफ एक्स में तो केवल कांस्टेंट ऐड हुआ है, देखो जी एक्स और एफ एक्स में क्या रिलेशन है? केवल कांस्टेंट का रिलेशन है। कांस्टेंट पीरियोडिक फंक्शन होता है, कांस्टेंट पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियड उसका डिफाइन नहीं होता, तो जो पीरियड इसका वो मान लो, तो इसका मतलब पीरियड कितना हो गया इसका? 2 हो गया। तो जी का पीरियड है वही आपका एफ का ही पीरियड है, क्योंकि तो जी और एफ में केवल कांस्टेंट फंक्शन का ही डिफरेंस है। देखो पीरियड के अंदर सबसे बेस्ट है, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, नॉर्मली ऑप्शन में क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो फिर आपको उसको ऑप्शन को ऐड कर लो तो गलती नहीं होगी। सबसे छोटे वाले को ऐड कर लो, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, वो ऐसा नहीं बोलता इसका पीरियड क्या होगा, वो बीच में कहीं ना कहीं पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है ना, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा, उसमें और कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो कैलकुलेशंस के तरीके हैं, इनको आपको थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने कांस्टेंट माइनस एफ एक्स कर दिया, क्योंकि भाई कांस्टेंट से पीरियड में तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन v थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी इतना सारा हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, पहला क्वेश्चन।
बस दूसरा fx इक्वल टू दूसरा और तीसरा एक और दे देता हूं fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 tan 3x प्लस सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। बस ये 3 क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म। चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1 होता है ना फॉर ऑल रियल एक्स periodic but fundamental period is not defined। अल्टीमेट डिसीजन आपको उस फंक्शन के ग्राफ से लेना है। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ग्राफ पे चले आइए, क्योंकि अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से देखोगे तो आप कुछ और आंसर दोगे, लेकिन जैसे ही इसका आपने 1 लिख के इसका ग्राफ बनाना चालू किया तो आपके पास ये हो गया। इसका क्या ग्राफ होगा? बेटा ग्राफ ही करना, अल्टीमेट फिर ग्राफ ही करेगा काम, है ना। या तो उसका आधा आधा जोड़ जोड़ के देख लो या फिर अल्टीमेट ग्राफ बनाइए, ग्राफ से आप लीजिए। खुफिया टाइप के क्वेश्चन है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, नहीं होता? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये फंक्शन आपका सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। ये 2n + 1 π/2 पे डिफाइन नहीं है। अब इसका ग्राफ बनाने बैठो, ध्यान से देखो। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 3 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2 माइनस 2 पाई। अब मैंने ग्राफ बनाना चालू किया। ये फंक्शन π/2 के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, तो यहां पे नॉट डिफाइंड है और इसकी वैल्यू तो 1 बन रही है। वैल्यू तो 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, लेकिन ये ऑल रियल नंबर के लिए तो बिल्कुल बिना कोई गैप के लाइन बन गई। लेकिन ये कहीं कहीं नॉट डिफाइंड है। कहाँ नॉट डिफाइंड है? π/2 पे, तो π/2 पे गैप बन गया। और कहाँ 3 π/2 पे, 3 π/2 पे गैप बन गया। और कहाँ 5 π/2 पे गैप बन गया, माइनस π/2 पे गैप बन गया, माइनस 3 π/2 पे गैप बन गया। तो इसके बीच में कंटिन्यूअस ग्राफ, इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है, इसके बीच में बिल्कुल लगातार ग्राफ चलेगा। तो यहाँ ग्राफ चलेगा, यहाँ ग्राफ चलेगा, यहाँ ग्राफ चलेगा, यहाँ ग्राफ चलेगा, यहाँ ग्राफ चलेगा। तो आप ग्राफ देख के बता दीजिए ग्राफ कितने गैप के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ग्राफ देख के बता दीजिए कितने गैप के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्या ग्राफ हर इंस्टेंट पे अपने आप को रिपीट कर रहा है? तो यहाँ तो कर रहा है, यहाँ पे पहुंचते गड़बड़ हो जाएगा, इसके बाद के इंस्टेंट में तो खाली हो गया। तो जैसे ये था कि पीरियोडिक तो है लेकिन नॉट डिफाइंड है, तो ये कहानी अब इस क्वेश्चन में नहीं हो सकती। तो आप ध्यान से देखोगे हर पाई गैप के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का फंडामेंटल पीरियड है पाई। समझ में आ गई बात? कुछ मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब ये थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा। ग्राफ से देखें, नहीं है, आधा आधा ऐड करके देखें, मतलब ये 2-3 आइडियाज हैं और उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप करना ही पड़ेगा। इसको आंसर बताइए और खत्म करते हैं जल्दी। sin x 2 sin 3x सिग्नम ऑफ दिस। साइन का पीरियड बोलो, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई। 2 से तो कोई मतलब नहीं है। tan 3x का पीरियड बोलो, π/3। इसका क्या सिग्नम का पीरियड क्या होगा? सिग्नम का ग्राफ देखूं, सिग्नम पीरियोडिक है क्या? ये ग्राफ है, पूरा सिग्नम पीरियोडिक नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सिग्नम पीरियोडिक नहीं है। लेकिन अगर मैं 0 से बड़े की बात करूं तो 0 से बड़े पे ये ग्राफ है, ये पीरियोडिक है।
लेकिन फंडामेंटल पीरियड इसका डिसाइड नहीं कर सकते। 0 से छोटे की बात करूं तो ये पीरियोडिक है, कांस्टेंट जैसा काम कर रहा है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड इसका डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये वाले पार्ट का ग्राफ है कि ये वाले पार्ट का ग्राफ है। तो उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि अंदर का x जो है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो ये पता करो ये क्या है, ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। अरे ये देखो ना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो चेक कर लो। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कैसे चेक करोगे? अरे बच्चे मेरे, a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू निकालो, b² - 4ac नेगेटिव हो गया, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। और जैसे ही हमेशा पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये प्लस वैल्यू देगा। तो इसका कोई फंडामेंटल पीरियड तो होगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव नंबर होगा, तो कोई भी रियल पॉजिटिव फंडामेंटल पीरियड हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो। किसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इन दोनों का एलसीएम लो बस। ये तो जो भी आंसर ये देगा उसको ये मान लेगा। बेचारा है ये, तो कुछ भी दे सकते हो इसको, 1 दे लो, 2 दे लो, कुछ भी दे लो।